The story of silk. The history of world's most luxurious fabric and ancient China to the present day. From ancient China to present day. So इसका मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? एंशियंट चाइना से सिल्क, और आज तक उसका क्या हुआ? सो दैट इज अबाउट सिल्क. सो वन वर्ड ओनली, हम यहाँ पे जो ब्लैंक सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अराउंड 3000 BC अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स होते हैं स्टोरीज पुरानी. Silkworm cocoon fell into emperor's wife. Emperor's wives, so emperor की wife में गिर गया. Silkworm cocoon fell into emperor's wife. So हमारा जो आंसर होगा, she collected a number of cocoons and sat down to have a rest. It just so happened that while she was sipping some tea, one of the cocoon that had collected landed in the hot tea and started to unravel into a fine thread. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कलेक्ट कर रही थी नंबर ऑफ कोकून्स और फिर उसने रेस्ट करनी शुरू कर दी, बैठ के रेस्ट करनी शुरू कर दी. इट वॉज सो हैपन, तो क्या हुआ, वाइल शी वॉज सिपिंग सम टी, जब वो टी पी रही थी, वन ऑफ द कोकून्स में से जो एक था दैट शी हैड कलेक्टेड, जो उसने कलेक्ट किया था, लैंडेड इन द हॉट टी एंड स्टार्टेड टू अनरेवल इनटू ए फाइन थ्रेड. तो वो कोकून जो था उसकी हॉट टी में गिर गया और फिर वो अनरेवल मतलब खुलने लग गया फाइन थ्रेड में. सो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा वाइफ्स टी, वन वर्ड. नेक्स्ट है, एम्परर्स वाइफ इन्वेंटेड ए डैश टू पुल आउट सिल्क फाइबर्स. तो उसने क्या इन्वेंट किया? सो शी ऑल्सो डिवाइज्ड ए स्पेशल रील टू ड्रॉ द फाइबर्स. सो ड्रॉ का मतलब होता है निकालना. क्या निकालना? फाइबर्स फ्रॉम द कोकून इनटू ए सिंगल थ्रेड. सो कोकून जो है उसमें से सिंगल थ्रेड निकालने के लिए, फाइबर का उसने निकालने के लिए स्पेशल रील लगाई. डिवाइस का मतलब लगाना. जैसे मैं बोलूँ किसी ने फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स लगाई, तो मैं कहूँगा ही डिवाइज्ड अ लॉट ऑफ मशीन्स इन द फैक्ट्री. सो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, उसने क्या लगाई या इन्वेंट की? अ रील टू पुल आउट सिल्क फाइबर. ठीक है, पुल आउट सिल्क फाइबर टू ड्रॉ द फाइबर फ्रॉम द कोकून. सो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली डैश वर अलाउड टू पुल प्रोड्यूस सिल्क. सो फर्स्ट लाइन है, ओरिजिनली सिल्क वॉर्म फार्मिंग वॉज सोली रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन. तो इसका मतलब है कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड मतलब है, सो इफ आई से दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन तक ही सीमित थी. रिस्ट्रिक्टेड का मतलब सीमित. इसका मतलब वुमेन के अलावा और कोई भी सिल्क फार्मिंग नहीं कर सकता था. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ओनली वुमेन. नेक्स्ट है, ओनली डैश वर अलाउड टू वेयर सिल्क. सिल्क क्विकली ग्रू इनटू द सिंबल ऑफ स्टेटस एंड ओरिजिनली ओनली रॉयल्टी वर एंटाइटल्ड टू हैव क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क. वेयर का मतलब होगा पहनना. तो पहनना क्या है? पहनते क्या है? क्लोथ्स. तो कौन? सिर्फ रॉयल्टी मतलब जो अमीर लोग हैं, वर एंटाइटल्ड टू हैव क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क. सो रॉयल्टी आप किंग क्वीन को भी ले सकते हैं. सो ओनली royalty were allowed to wear silk. Silk used as a form of dash. ठीक है, silk was so prized, so यहाँ पे आंसर आ गया royalty. So silk was so prized that it was also used as a unit of currency. So इतना वो prized हो गया था कि उसको use किया जाता था as a form of currency. So यहाँ पर आंसर आ जाएगा currency. Silk used for many purposes. Evidence example, evidence found of dash made from silk around 168 AD. The earliest indication of silk paper being used was discovered in the tomb of a noble who is estimated to have died around 168 AD. ठीक है, तो इसके बारे में अगर देखें तो उसने बोला है अर्लियर, मतलब एविडेंस, अर्लियर इंडिकेशन ऑफ सिल्क पेपर बीइंग यूज्ड. सो सिल्क पेपर जो है वो यूज़ किया जाता था, वो डिस्कवर हुआ एक टॉम में, मतलब एक किले में, जो किसी महान किंग के मतलब किले का हो सकता है. तो वो जो वो एस्टिमेट किया था, वो मर गया 168 AD में. सो फाउंड ऑफ पेपर. सो आंसर आ जाएगा पेपर. सिल्क पेपर भी लिख सकते हैं आंसर, लेकिन हमें वन वर्ड यूज़ करना है, इसलिए पेपर यूज़ किया जाता था. मेड फ्रॉम सिल्क अराउंड 168 AD. एविडेंस फाउंड.
नेक्स्ट, सिल्क रीचेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मर्चेंट्स यूज सिल्क रोड टू टेक सिल्क वेस्टवर्ड एंड ब्रिंग बैक डैश एंड प्रेशियस मेटल, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा, जो डिमांड फॉर exotic fiber eventually created a luxurious trade route now known as silk route, taking silk westward, ठीक है, and bringing gold, silver and wool to the east. So वो क्या लेके आते थे, gold, silver and wool to the east. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो precious metal तो gold and silver हो जाएगा. So precious metal का मतलब हो जाएगा gold भी आ गया इसमें और silver भी आ गया, और उसके साथ क्या था, wool, लेकिन वूल मेटल तो नहीं है, सो इसका आंसर आ जाएगा। सो वो क्या वापस लाते थे, वूल लाते थे और प्रेशियस मेटल दोनों सिल्वर और गोल्ड में आ जाएगा। 550 एडी, 550 एडी में, सो दिस इज 550 एडी, इन 550 एडी डैश हाइड सिल्कवॉर्म एग्स इन केन्स एंड टेक देम टू कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ये कोई प्लेस होगी, तो यहाँ पे उसको लेके गया, ये प्लेस है यहाँ पे, ओके। अकॉर्डिंग टू द अनदर लेजेंड, एक और कहावत मतलब स्टोरी से अगर पता लगे, मॉन्क्स वर्किंग फॉर द बेजेंटाइन एम्परर, एम्परर मतलब कोई किंग होगा, उसका नाम है जस्टिनिया। सो जो मॉन्क्स, जो ये जो पर्सन है, एम्परर था जस्टिनिया, उसके लिए जो काम करते थे ना मॉन्क्स, स्मगल सिल्कवॉर्म एग्स टू दिस प्लेस, ठीक है। सो डैश हाइड सिल्कवॉर्म एग्स इन केन्स एंड टेक देम टू दिस प्लेस। सो इसका आंसर आ जाएगा मॉन्क्स। जो मॉन्क्स थे ना, इस एम्परर के लिए काम करते थे, उन्होंने इसकी स्मगलिंग की, वो उन्होंने सिल्क वॉर्म्स एग्स को ना केन्स में लेके वो यहाँ पे ले गए, तो ठीक है, स्मगल किया उन्होंने सिल्क वॉर्म एग्स टू दिस प्लेस इन 550 एडी। सो किसने किया ये, मॉन्क्स जो काम करते थे एम्परर के लिए। क्वेश्चन है 20th सेंचुरी, ठीक है। सो 20th सेंचुरी डैश and other man-made fibers caused decline in silk. The 19th century and industrialization saw the downfall of the European silk industry. So 19th century में downfall क्या होता है, decrease हुआ European silk industry में। Cheap Chinese silk trade in which was generally facilitated by the open of the Suez Canal was one of the many factors driving the trend. तो एक तो cheap Japanese silk था, was one of the many factors driving this trend. So इसकी वजह से भी हो रहा था, डाउनफॉल हो रहा था। Then in the 20th century, जो 20th century थी, new man-made fibers such as nylon started to be used in what had traditionally been silk product. तो अब new man-made fiber जो था nylon, वो भी यूज़ हो गया सिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिससे पहले सिल्क प्रोडक्ट्स बन रहे थे। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नायलॉन। तो अगर इफ आई से नायलॉन एंड अदर मैन मेड फाइबर्स कॉज डिक्लाइन इन सिल्क, अदर मैन मेड फाइबर्स का मतलब, जब मैं ऐसे बोलूँ अदर मैन मेड फाइबर्स, ये और अदर मैन मेड फाइबर्स मतलब नायलॉन भी क्या है, मैन मेड फाइबर। सो अदर वर्ड जो है ये हमें ये कंफर्म करता है कि इससे पहले जो वर्ड है वो भी क्या होगा, मैन मेड फाइबर। सो ये और अदर मैन मेड फाइबर, तो मतलब ये चीज़ और बाकी फाइबर्स की वजह से डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू क्या था, मतलब नायलॉन और अदर जो जापानीज सिल्क, जो सिल्क था मतलब फाइबर था, तो उसकी वजह से डिक्लाइन हुआ सिल्क में। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। गोल्ड वॉज मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल ट्रांसपोर्टेड along the silk route. It was named Silk Route after its most precious commodity, which was considered to be worth more than gold. तो गोल्ड वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल मटीरियल ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग द सिल्क रोड, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये मोस्ट वैल्यूएबल नहीं था गोल्ड। नेक्स्ट है मोस्ट ट्रेडमैन ओनली वेंट अलॉन्ग सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सिल्क रूट। ज़्यादातर जो ट्रेडमैन थे, ट्रेडमैन मतलब वही बिजनेस करने वाले हो गए, ओनली वेंट अलॉन्ग सर्टेन सेक्शन ऑफ द सिल्क रूट, ये सिर्फ कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सिल्क रूट के मतलब उस पे ही जाते थे। फ्यू मर्चेंट्स ट्रेवल्ड द एंटायर रूट, गुड्स वर हैंडेड मोस्टली बाय द सीरीज ऑफ मिडलमैन। सो अगर हम ये देखें, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम,
मर्चेंट ट्रेवल द एंटायर रूट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बहुत कम जो मर्चेंट्स थे वो सारा रूट ट्रैवल करते थे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ज़्यादातर जो ट्रेडमैन थे वो कुछ ही सेक्शन को में ट्रैवल करते थे, सारे सेक्शन में ट्रैवल नहीं करते थे। सो आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रू है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कुछ मर्चेंट सारा रूट पे ट्रैवल करते थे, इसका मतलब ज़्यादातर जो मर्चेंट थे वो सारे रूट पे ट्रैवल नहीं करते थे, सिर्फ कुछ सेक्शन पे ट्रैवल करते थे। नेक्स्ट है द Byzantines spread the practice of silk production across the west. Byzantines were as secretive as the Chinese. सीक्रेटिव का मतलब हो गया कि वो सीक्रेट रखते थे जैसे चाइना है। However, and for the many centuries, the weaving and the trade of silk fiber was a strict imperial monopoly. तो मतलब काफ़ी देर तक इसका जो वीविंग था और ट्रेड था सिल्क फैब्रिक का, वो स्ट्रिक्ट मोनोपली थी इंपीरियल की। इंपीरियल मतलब जो किंग थे उनकी मोनोपली थी। मोनोपली का मतलब होता है कि कोई भी और कारोबार नहीं करेगा, सिर्फ एक ही पर्सन होगा या एक ही कंपनी होगी जो कारोबार करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया ब्राज़ीलियन स्प्रेड द प्रैक्टिस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन अक्रॉस द वेस्ट, ये गलत है। वो तो अपना सीक्रेट बना के रखते थे, तो वो तो बताते ही नहीं थे किसी को। सो इसका मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। So next है silk yarn make up the majority of silk currently exported from China. So अगर यहाँ पे पढ़े हम, China has gradually recaptured its position as the world's biggest producer and exporter of raw silk and silk yarn. तो चाइना है जो उसने कैप्चर कर लिया पोजीशन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ सिल्क एंड सिल्क यार्न। सो अब जो चाइना है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर, प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। रॉ सिल्क और सिल्क यार्न दोनों का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। लेकिन जो भी वो एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा सिल्क यार्न का है या रॉ सिल्क का है, ये हमें नहीं पता। सो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि रॉ जो सिल्क है और रॉ यार्न है जो, इसका भी बिगेस्ट एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है, इसका भी बिगेस्ट एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है। लेकिन वो जो भी टोटल लेट्स सपोज जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसमें हिस्सा रॉ सिल्क का ज़्यादा है या रॉ यार्न का ज़्यादा है, मतलब लेट्स सपोज ये 50 टन्स प्रोड्यूस करता है और ये भी 50 टन्स प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करता है, तो बराबर हो गए। तो अगर ये लेट्स सपोज 49 टन्स प्रोड्यूस करता है और ये 51 टन प्रोड्यूस करता है, तो इसका हिस्सा यहाँ एक्सपोर्ट करता है, तो इसका हिस्सा ज़्यादा हो गया। लेकिन ये भी 51 हो सकता है, ये 49 हो सकता है, तो इसका हिस्सा ज़्यादा हो गया। लेकिन है दोनों ही बिगेस्ट, मतलब बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो मे बी सर 20 टन या 15 टन प्रोड्यूस करती होंगी, मे बी, या इतना भी नहीं करती होंगी, बहुत कम करती होंगी। इसकी जो वैल्यू है दोनों में बिगेस्ट है, लेकिन किसकी वैल्यू ज़्यादा है और किसकी वैल्यू कम है इसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट गिवन। सो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट माइग्रेशंस। माइग्रेशंस का मतलब होता है जैसे कोई एक पर्सन एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाए। सबसे पहले क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सो जो लोकल गर्ल्स ये भी एक पंछी है और टर्न्स ये भी एक पंछी है। सो जो लोकल गर्ल्स है एंड माइग्रेटिंग आर्कटिक टर्न्स, आर्कटिक मतलब जो नॉर्थ पोल पे रहते हैं। सो वो जो पंछी हैं बिहेव इन द सेम वे, वे एक ही तरह बिहेव करते हैं व्हेन ऑफर्ड फूड, जब उनको फूड ऑफर किया जाए। एन आर्कटिक टर्न ऑन इट्स 20,000 किलोमीटर फ्लाइट फ्रॉम द एक्सट्रीम साउथ टू साउथ अमेरिका टू द आर्कटिक सर्कल will take no notice of a nice smelly herring offered from a bird hatcher's boat along the way. इसका मतलब ये है कि जो आर्कटिक टर्न है ये एक पंछी है वाइट कलर का। सो ये 20 किलोमीटर की जो जर्नी है, फ्लाइट है उसकी, जो साउथ अमेरिका से आर्कटिक सर्कल तक जाती है, विल टेक नो नोटिस, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, ऑन नाइस स्मेली, अच्छे, स्मेली मतलब जिसकी अच्छी खुशबू हो, हेरिंग ये होता है फूड। सो अगर हम इसको देखें, विल टेक नो नोटिस ऑफ ए नाइस स्मेलिंग हेरिंग, सो इसका मतलब फूड, हेरिंग का मतलब फूड। सो ये बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता फूड को। तो आगे लिखा है वाइल लोकल गर्ल्स विल डाइव का मतलब होता है जैसे समुद्र में नीचे डाइव मारना। वोरेशियसली मतलब लगातार भी हो सकता है इसका मीनिंग, या बहुत ही कीनली मतलब बड़ी ध्यान से। फॉर सच हैंडआउट्स का मतलब भी फूड होता है। द टर्न फ्लाइज ऑन, इसका मतलब ये है कि जो
गल है वो फूड को, मतलब हैंडआउट्स हो गया, फूड हो गया, या इसका मतलब होता है फूड या मनी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, पेपर पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन जो हमें दी जाती है कुछ चीज़ समझने के लिए, लेकिन इसका मतलब फूड भी होता है। सो हैंडआउट्स मतलब फूड। तो जो लोकल गर्ल है वो डाइव कर जाता है हैंडआउट्स के लिए, मतलब फूड के लिए, बट जेड़ा जो टर्न है वो फ्लाई करता रहता है, मतलब वो उस पर ध्यान नहीं देता। सो इसलिए ये जो 14th का आंसर है ये हो जाएगा फॉल्स। इनका बिहेवियर सेम नहीं होता, बिहेव इन द सेम वे, नो, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट्स डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन टेंड टू वेरी अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ स्टडी। सो जो एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन है कि माइग्रेशन क्या है, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ स्टडी, मतलब वो जिस एरिया में स्टडी करते हैं, मतलब जिस पार्ट पार्ट पे वो स्टडी करते हैं उसके हिसाब से उनकी डेफिनेशन है जो माइग्रेशन की वो वेरी करती है। वेरी का मतलब हो गया अलग अलग होती है डेफिनेशन उनकी। माइग्रेशन is a complex issue and biologists define it differently depending on the part of what sort of animals they study. तो ये जो लाइन है ये हमें हेल्प करती है कि ये हम आंसर दे पाए ट्रू, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है कि ये कॉम्प्लेक्स इशू है और बायोलॉजिस्ट जो हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको डिफरेंटली डिफाइन करते हैं, डिपेंड करते हैं वो किस एनिमल को स्टडी कर रहे हैं। 16th क्वेश्चन है, वेरी फ्यू एक्सपर्ट्स एग्री दैट द मूवमेंट ऑफ एयरफिड्स कैन बी कंसिडर्ड माइग्रेशन। एयरफिड्स एक इंसेक्ट है छोटा सा। सो बहुत ही फ्यू एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं कि मूवमेंट ऑफ एयरफिड्स कैन बी कंसिडर्ड माइग्रेशन, कि इसको माइग्रेशन कंसिडर किया जा सकता है। सो यहाँ पे एयरफिड की बात की है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जो जू प्लैंक्टन्स हैं, ठीक है, इन द ओशियन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड माइग्रेशन, इनको माइग्रेशन बोल सकते हैं। सो कैन द मूवमेंट ऑफ ऑर्फिड्स, ठीक है, व्हेन देयर ऑफस्प्रिंग देन फ्लाई onward to a different host plant with no one orchid ever returning to where it started, तो क्या उसको भी हम बोल सकते हैं माइग्रेशन? कि जैसे एक ऑर्फिड है, कोई एक इंसेक्ट है, तो एक जब लीफ है, यंग लीफ है, जो उस जिसको वो खाता है वो ख़त्म हो जाती है, हैविंग डिप्लीटेड द यंग लीफ ऑन वन फूड प्लांट, तो उसके जो बच्चे हैं देन फ्लाई ऑनवर्ड टू ए डिफरेंट प्लांट होस्ट, तो वो किसी और प्लांट पे चले जाते हैं, वापस तो आते नहीं है, ठीक है। तो जहाँ से वो स्टार्ट किया तो वापस तो आते नहीं, तो क्या उनको भी हम बोल सकते हैं माइग्रेशन? लेकिन इसके बारे में हमें ये नहीं बताया गया कि बहुत वेरी फ्यू एक्सपर्ट्स एग्री दैट द मूवमेंट ऑफ आर्फिड कैन बी कंसिडर्ड माइग्रेशन। सो वेरी फ्यू एक्सपर्ट्स, ज़्यादा एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं या कम एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं, और क्या इसे माइग्रेशन बोल सकते हैं कि नहीं? सो द आंसर वुड बी नॉट गिवन। सो आर्फिड्स जर्नी आर इफेक्टेड बाय द चांसेस इन द लाइट दैट दे परसीव। सो जो आर्फिड की जर्नी है वो इफेक्ट होती है बाय द चांसेस इन द लाइट दैट दे परसीव। सो जो लाइट वो देखते हैं उस पे इफेक्ट, उसके बेस पे वो इफेक्ट करती है उनकी जर्नी। तो यहाँ पे अगर पढ़ें, एयरफिड्स विल बिकम सेंसिटिव टू ब्लू लाइट व्हेन इट्स टाइम फॉर टेक ऑफ ऑन देयर बिग जर्नी। तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं ब्लू लाइट के जो स्काई से आती है, जब वो टेक ऑफ करते हैं फॉर देयर बिग जर्नी, जब वो उड़ते हैं, ठीक है, तो वो ब्लू लाइट से इफेक्ट होता है, सेंसिटिव होते हैं। एंड द सेंसिटिव टू येलो लाइट व्हेन इट्स अप्रोप्रिएट टू लैंड, तब जब वो लैंड करते हैं तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं येलो लाइट से, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टेंडर यंग लीव। सो जो ये लीव है छोटी, सो उसके रिफ्लेक्शन से। सो इसका मतलब हो गया ये आंसर हमारा हो जाएगा ट्रू, क्योंकि उनका जो लाइट है वो उनको इफेक्ट करती है उनकी जर्नी को। 18th क्वेश्चन है, डिंगल्स एम इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सो उसका एम क्या था? डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस बताना, माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, सो डिफरेंट स्पीशीज के माइग्रेटरी बिहेवियर का डिफरेंस बताना। डिंगल्स आर्ग्यू इज दैट it focuses attention on what the phenomena of wild beast migratory shares with the phenomena of the aphids, and therefore helps guide researchers toward understanding how evolution has produced them all. तो इसका मतलब ये हो गया कि डिंगल का जो फोकस था, मेन अटेंशन था, वो ये था कि वाइल्ड बीस्ट माइग्रेटरी का जो फैक्ट है, मतलब वो कैसे माइग्रेट करते हैं, वो क्या फिनोमेना शेयर करते हैं अल्फ्रेड से,
और इससे वो अपने रिसर्चर्स को हेल्प करता था, गाइड करता था टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हाउ एवोल्यूशन हैज़ प्रोड्यूस्ड देम ऑल, कि कैसे एवोल्यूशन ने उन सबको प्रोड्यूस किया है। सो इसका मतलब यहाँ पे जो फोकस हो गया उसका डिफरेंट हो गया, और यहाँ पे बताया कि वो उनके माइग्रेटरी बिहेवियर का डिस्टिंग्विश करता था, मतलब वो डिफरेंट था। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स। उसका यहाँ पे जो मेन मकसद था वो बताना था कि हाउ एवोल्यूशन हैज़ प्रोड्यूस देम ऑल, तो उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, तो कैसे ये जो एवोल्यूशन है उन सबको उसने पैदा किया है, मतलब कैसे वो बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे था उसका एम डिस्टिंग्विशन बिटवीन द माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 to 22, हमें कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग A to G। सो हमें ये जो सेंटेंस है ये हमें इसकी करेक्ट एंडिंग A to G के साथ कंपेयर करना है, मैच करना है, कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू डिंगल, migratory routes are likely to. So Hugh Dingle has identified 5 characteristics that apply in various degrees and combinations. So उसने 5 characteristics identify किए जो apply करते थे in varying degrees and combination to all migrations. मतलब different degree of combinations के बेस पे वो apply करते थे सारे migrations पे। दे आर प्रोलॉन्ग्ड मूवमेंट्स, प्रोलॉन्ग्ड मतलब वो काफ़ी लंबी मूवमेंट्स हैं, दैट कैरी एनिमल्स आउटसाइड फेमिलियर हैबिटेट, जो कि एनिमल्स को अपने फेमिलियर हैबिटेट से, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं घोंसले से दूर ले जाते थे, मतलब बाहर ले जाते थे। दे टेंड टू बी लीनियर नॉट जिगजैगी, तो वो कैसे थे? लीनियर थे। लीनियर का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन में हो, जिगजैगी मतलब ऊपर नीचे नहीं थे, ठीक है। सो ये हो जाता है लीनियर और ये होता है जिगजैगी। सो वो ऐसे थे, ऐसे नहीं थे। सो इसलिए हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द डिंगल माइग्रेटरी रूट्स आर लाइकली टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। सो हमारा आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर फॉर माइग्रेशन एनिमल्स आर लाइकली टू। सो टू प्रिपेयर फॉर माइग्रेशन एनिमल्स आर लाइकली टू, सो माइग्रेशन के लिए वो जो प्रिपेयर करते थे तो एनिमल्स क्या करते थे? They involve special behaviors concerning preparation, such as overfeeding and arrival. They demand special allocations of energy. तो वो क्या करते थे? वो स्पेशल बिहेवियर, मतलब उसमें उनमें था, वो क्या था? वो प्रिपेयर करते थे, सच एज ओवर फीडिंग, ज़्यादा खा लेते थे ताकि उन्हें कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए खाने की। सो इसका जो आंसर है हो जाएगा ईट मोर देन दे नीड फॉर इमीडिएट पर्पस, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग माइग्रेशन एनिमल्स आर अनलाइकली टू। एनिमल्स आर अनलाइकली टू, लाइकली होता है ऐसा होता है, अनलाइकली मीन्स ऐसा नहीं होता। सो मतलब जब माइग्रेशन करते हैं, वो जो होती है माइग्रेशन, सो एनिमल्स के साथ क्या नहीं होता? सो माइग्रेटिंग एनिमल्स मेंटेन एन इंटेंस अटेंटिवनेस, तो वो पूरी अटेंशन पे करते हैं टू अ ग्रेटर मिशन, बड़े मिशन पे, विच कीप्स देम अनडिस्ट्रैक्टेड बाय टेम्पटेशंस एंड अनडेटर्ड बाय चैलेंजेस। सो अनडिस्ट्रैक्टेड, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते बाय टेम्पटेशंस, टेम्पटेशंस कोई लालच वगैरह हो गया उससे कोई वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। एंड अनडेटर्ड, डेटर्ड होता है डिस्करेज, सो अनडेटर्ड मतलब वो डिस्करेज नहीं होते बाय चैलेंजेस, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उनके सामने वो डिस्करेज नहीं होते। सो इसका जो आंसर है वो होगा बी डिस्करेज बाय डिफिकल्टीज। सो दे आर एनिमल्स आर अनलाइकली टू बी डिस्करेज बाय डिफिकल्टीज। अनलाइकली मतलब ऐसा नहीं होता कि वो डिस्करेज हो डिफिकल्टीज से। सो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक टर्न्स इलिस्ट्रेट माइग्रेटरी एनिमल्स एबिलिटी टू। सो जो आर्कटिक टर्न्स हैं वो क्या एग्जाम्पल शो करते हैं माइग्रेटरी एनिमल्स की एबिलिटी क्या है, ठीक है। सो ये जो टर्म है वो टर्न के बारे में बताई गई है। द आर्कटिक टर्न रेजिस्ट्स डिस्ट्रैक्शंस बिकॉज इट इज़ ड्रिवन एट दैट मोमेंट बाय द इंस्टिंक्टिव सेंस ऑफ समथिंग वी ह्यूमन फाइंड एडमायरेबल। तो वो डिस्ट्रैक्शन उसे नहीं होती क्योंकि वो एकदम प्रॉपर एक फोकस सेंस से जाता है जिसको हम ह्यूमन एडमायर करते हैं लार्जर पर्पस, बड़े पर्पस के लिए। दूसरे शब्दों में बोलें तो वो डिटर्मिन होता है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। द बर्ड सेंस दैट इट कैन ईट रेस्ट एंड मेट लेटर, वो उसे लगता है कि नहीं वो खाना पीना और मेट सब ये बाद में करेगा। राइट नाउ वो उसका टोटली फोकस क्या है? जर्नी पे पहुंचना,
ठीक है, तो अराइवल होना मतलब वो बस वहाँ पे पहुँच जाए जहाँ पे वो, जिस पे वो माइग्रेट, जहाँ माइग्रेट करना चाहता है। सो जो इसका आंसर है वो आ जाएगा ई, इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस। सो illustrates migrating ability to ignore distractions. Ignore distractions मतलब उसे किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, वो टोटली फोकस्ड होता है अपनी जर्नी पे। सो वो किसी तरह पे कोई भी चीज़ पे नहीं रुकता। सो आंसर वुड बी ई। सो रिपीटेड डेली ऐसा नहीं होगा। ट्रेवल ऑन ओपन लैंड वेयर दे कैन लुक फॉर प्रेडेटर्स, ऐसा नहीं है। बी गवर्नड बाय एबिलिटी ऑफ वाटर, नहीं। सो आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 से 26। हम यहाँ पे सिर्फ यूज करेंगे वन वर्ड। सो 23rd क्वेश्चन है, pronghorns rely on their eyesight and dash toward predators. eyesight, सो अगर यहाँ पे पढ़ें, pronghorns depend on distance vision. distance vision मतलब eyesight हो गया, and speed to keep safe from predators. avoid का मतलब हो गया उनसे दूर रहना, तो यहाँ पे आ गया keep safe. speed. 24th क्वेश्चन है, वन पर्टिकुलर पॉपुलेशंस समर हैबिटेट। सो एक खास पॉपुलेशन के समर का जो रहने का स्थान है इज़ द नेशनल पार्क, ठीक है, वो नेशनल पार्क में रहते हैं। एंड देयर विंटर होम इज़ ऑन द डैश, और उनका जो विंटर होम है वो डैश पे है। वेयर दे गो टू अवॉइड द डेंजर प्रेजेंटेड बाय द स्नो एट द टाइम ऑफ द ईयर। क्योंकि विंटर में बहुत सारी स्नो होगी, तो उसके डेंजर से बचने के लिए वो यहाँ पे रहते हैं विंटर्स में। तो यहाँ पे जो दिया है नेशनल पार्क, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। तो वन पॉपुलेशन विच स्पेंड देयर समर इन द माउंटेन ग्रैंड टेनॉन नेशनल पार्क ऑफ द वेस्टर्न यूएसए। समर में तो वहाँ कहाँ पे रहते हैं? नेशनल पार्क में, ठीक है, माउंटेन्स में, पहाड़ियों पे, यूएसए में। फॉलोज ए नैरो रूट, वो नैरो रूट को फॉलो करते हैं जो ये पॉपुलेशन है। फ्रॉम इट्स समर रेंज इन द माउंटेन अक्रॉस ए रिवर, तो माउंटेन से लेके वो रिवर को क्रॉस करते हैं, एंड डाउन इनटू द प्लेन्स, सो प्लेन्स में आ जाते हैं वो, ठीक है। हेयर मतलब यहाँ प्लेन्स पे। दे वेट आउट द फ्रोजन मंथ्स, तो वो जो ठंडे के महीने हैं वो यहाँ पे वेट करते हैं। फीडिंग मेनली ऑन सेज बुश ब्राउन वेयर क्लियर ऑफ स्नो, तो यहाँ पे वो इसको फीड करते हैं। सो हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है वन पॉपुलेशन। सो ये हाइफन टू हाइफन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फॉलोज ए नैरो रूट फ्रॉम इट्स समर रेंज इन द माउंटेन अक्रॉस द रिवर एंड डाउन ऑन टू द प्लेन। सो वो माउंटेन से, समर में जो माउंटेन्स हैं उनसे वे निकलते हुए क्रॉस को, रिवर को क्रॉस करते हुए प्लेन्स पे जाते हैं, जहाँ पे वो अपने ठंडे महीने गुजारते हैं। सो वो कहाँ पहुँचते हैं? सो आंसर इज प्लेन। सो 24th का आंसर आ जाएगा। विंटर्स में कहाँ रहते हैं? विंटर्स होम कहाँ पे है उनका? प्लेन्स में। सर्दियों में पहाड़ों पे, गर्मियों में प्लेन्स में। However, their route between these two areas contains 3 dash, ठीक है। सो ये जो रूट है बिटवीन दीज टू एरियाज, अब 2 एरियाज कौन से हो गए? तो एक तो हो गया माउंटेन सर्दियों गर्मियों में, ठीक है, दूसरा हो गया प्लेन्स गर्मियों में, ठीक है। तो जो रूट है इन दो प्लेन एरियाज का, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, तो जो नैरो रूट थे जो क्रॉस करते हैं माउंटेन से, रिवर को जाते हैं, फिर प्लेन्स को जाते हैं, सो ये जो रूट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है? 3 bottlenecks. So these pronghorns are notable for the invariance of their migration route and severity of its construction at 3 bottlenecks. bottlenecks होती हैं, so for example अगर हम बोलें एक बॉटल है, ठीक है, यहाँ पे जो बॉटल नेक है मतलब ये एक नैरो पैसेज होता है, इसको हम बोलते हैं बॉटल नेक, मतलब इसमें बहुत तंगी होती है। सो वहाँ से जो रूट है वो उसकी कंस्ट्रक्शन की सिवियरिटी की वजह से, मतलब वो बड़ा ही, मतलब मे बी नैरो होगा, बहुत सिवियरिटी मतलब काफ़ी मुश्किल होगा, तो वो 3 बॉटल नेक से गुजरते हैं, ठीक है। वन प्रॉब्लम इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होम्स इन ए नैरो डैश ऑफ लैंड ऑन ए prolonged रूट। तो एक जो प्रॉब्लम है, 3 थी प्रॉब्लम्स वैसे तो, उसमें से एक जो प्रॉब्लम है वो है नए होम्स बने हैं, कंस्ट्रक्शन हुई है नए होम्स की नैरो डैश में। नैरो क्या है अब हम देखेंगे।
डैश ऑफ लैंड ऑन, जो रूट है, इनका रूट है वो, एट वन ऑफ द बॉटलनेक्स। तो एट वन ऑफ द बॉटलनेक्स मैंने अभी बताया जो तंग पैसेज था, उनमें से अगर एक की बात करें तो मतलब एक प्रॉब्लम क्या होगी, फोरेस्टेड हिल्स राइज टू फॉर्म ए वी। सो जो हिल्स है, हिल्स मतलब पहाड़ है, वो क्या बनाते हैं, एक वी बनाते हैं। वी जैसे ऊपर से खुला है, नीचे से टाइट है, लिविंग ए कॉरिडोर ऑफ ओपन ग्राउंड ओनली अबाउट 150 मीटर वाइड। सो बेसिकली वो जो हिल्स हैं वो ऐसा एक वी बनाते हैं, ठीक है, ऐसा एक वी बनाते हैं। तो यहाँ पे पैसेज नैरो हो जाएगा, यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो जो एक कॉरिडोर लीव करते हैं वो ऑफ ओपन ग्राउंड ओनली 150 मीटर वाइड, जो सिर्फ 150 मीटर वाइड होता है, फिल्ड विद प्राइवेट होम्स, ठीक है। तो वो कहाँ किससे फिल्ड होता है, प्राइवेट होम से। सो न्यू होम्स, ठीक है, इंक्रीजिंग एलिमेंट लैंडिंग और क्राइसिस ऑफ द प्रोलॉन्ग थ्रेटन टू चोक ऑफ देयर पैसेज वे। तो जो डेवलपमेंट बढ़ रही है ना वहाँ पे क्राइस, उसकी वजह से वो जो पैसेज वे है, पैसेज वे मतलब वो जो रास्ता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो चोक हो जाएगा। चोक ऑफ होता है मतलब बंद हो गया, वो बंद हो जाएगा। तो जो पैसेज वे है वो तंग होने की वजह से वो थ्रेटन हो गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्राइसिस बढ़ जाएगा और थ्रेटन हो जाएगा कि वो पैसेज वे बंद हो जाए। चौक ऑफ का मतलब हो गया बंद हो जाए। सो वन प्रॉब्लम इज द कंस्ट्रक्शन न्यू होम्स इन ए नैरो पैसेज वे या फिर नैरो कॉरिडोर, दोनों आंसर आ सकते हैं ऑफ लैंड ऑन दिस रूट। तो ये हमारी हो गई ब्लैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफेस टू हाउ द अदर हाफ थिंक्स, एडवेंचर्स इन मैथमेटिकल रीजनिंग। सो हमारे 27 से 34 क्वेश्चन है, विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो किस सेक्शन में ये इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास 27 से 34 क्वेश्चन है। फर्स्ट है ए रेफरेंस टू अ बुक दैट अज्यूम्स लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। सो एक रेफरेंस एक बुक की जो अज्यूम करता है लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। अगर डी पार्ट देखें हम, अदर साइंटिस्ट हैव रिटन बुक्स टू एक्सप्लेन देयर फील्ड टू नॉन साइंटिस्ट्स। तो बाकी साइंटिस्ट ने बुक्स लिखी हैं किसे एक्सप्लेन करने के लिए, नॉन साइंटिस्ट्स को, मतलब नॉर्मल लेमैन को एक्सप्लेन करने के लिए बुक्स लिखी हैं, बट हैव नेसेसरली हैड टू ओमिट द मैथमेटिक्स ऑल्दो इट प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ देयर थ्योरीज। बट उनको मैथमेटिक्स को क्या करना पड़ा, ओमिट। तो अगर हम देखें ओमिट जो वर्ड है उसका मतलब होता है लीव आउट। सो लीव, तो उन्हें लीव करना पड़ा मैथमेटिक्स को, हालांकि वो बेसिक था, फाउंडेशन था उनका थ्योरीज का, बट फिर भी उनको लीव करना पड़ा बुक्स लिखते समय। इसका मतलब उन्होंने अज्यूम किया कि मैथमेटिक्स की नॉलेज लोगों के को नहीं है। सो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी। सो उन्होंने मैथमेटिक्स इसलिए लीव करती, तो वो अज्यूम करते थे कि भाई लोगों को मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है 28, द वे इन विच दिस इज नॉट अ टिपिकल बुक अबाउट मैथमेटिक्स। जो वर्ड है टिपिकल, उसका मतलब होता है नॉर्मल। सो टिपिकल का मतलब हो गया नॉर्मल। सो द वे इन विच दिस इज नॉट मतलब ये नहीं है टिपिकल बुक अबाउट मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे इन दैट रिस्पेक्ट दिस बुक डिफर्स फ्रॉम मोस्ट बुक्स ऑन मैथमेटिक्स रिटन फॉर जनरल पब्लिक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बुक है ये डिफर्स मतलब ये अलग है बाकी सारी बुक से, मोस्ट बुक से मैथमेटिक्स की जो जनरल पब्लिक से के लिए लिखी थी। मतलब ये बाकी जो मैथमेटिक्स बुक्स हैं उसकी जैसी नहीं है। सो इसका आंसर आ जाएगा बी। सो ये डिफरेंट बुक है। नेक्स्ट है पर्सनल एग्जाम्पल्स ऑफ बीइंग हेल्प्ड बाय मैथमेटिक्स। तो पर्सनल एग्जाम्पल्स का मतलब हो गया, मतलब पर्सन्स ने खुद की एग्जाम्पल दी हो कि हाँ भाई मुझे मैथमेटिक्स से हेल्प हुई है। यहाँ पे है जी पैराग्राफ में, ए फिजिशियन रोड, फिजिशियन मतलब एक डॉक्टर हो गया, उसने बोला द डिसिप्लिन ऑफ एनालिटिकल थ्रू प्रोसेसेस मीन्स इन मैथमेटिक्स प्रिपेयर्ड मी एक्सट्रीमली वेल फॉर मेडिकल स्कूल। उसको मेडिकल स्कूल में वेल प्रिपेयर करने में किसने हेल्प की, मैथमेटिक्स ने। इन मेडिसिन वन इज फेस्ड विद प्रॉब्लम्स विच मस्ट बी थॉरली एनालाइज्ड बिफोर ए सोल्यूशन कैन बी फाउंड। मेडिसिन में हमें प्रॉब्लम आती है तो हमें उसको एनालाइज करना होता है डिटेल में। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू डूइंग मैथमेटिक्स। ये कैसा है, मैथमेटिक्स करना ही है। सो मतलब मैथमेटिक्स की वजह से उसे हेल्प हुई। और लॉयर मेड द सेम पॉइंट, तो एक लॉयर ने भी ऐसा ही पॉइंट बोला। वो बोला
ऑल्दो आई हैड नो बैकग्राउंड इन लॉ, मेरा लॉ में कोई बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का कोई कोर्स भी नहीं किया था मैंने. आई डिड वेल एट वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल्स, मैंने बड़ा ही अच्छा किया बेस्ट लॉ स्कूल्स में. आई एट्रीब्यूट मच ऑफ माई सक्सेस देयर टू हैविंग लर्नड थ्रू द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स. मैं अपनी जो भी अपनी सक्सेस है वो मैं जो मैथमेटिक्स की स्टडी है, खासकर थ्योरम्स की जो स्टडी है, उसको मैं अपना सारा श्रेय देता हूँ सक्सेस का. इसका मतलब ये लॉयर को भी मैथमेटिक्स से हेल्प हुई लॉ में, तो इसका आंसर आ जाएगा जी. सो पर्सनल एग्जांपल्स दी हैं फिजिशियन ने, लॉयर ने, कि हमें मैथमेटिक्स ने हेल्प की. नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु ईच हैड एबिलिटीज दैट सीम इनकम्पैटिबल. सो ऐसे लोगों की एग्जाम्पल जिनकी जो एबिलिटीज थी वो इनकम्पैटिबल थी, मतलब मैच नहीं करती थी. सो यहाँ पे लिखा है टू इलिस्ट्रेट अवर ह्यूमन पोटेंशियल आई साइट ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हु इज़ एन आर्टिस्ट. तो उसने बोला कि मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की एग्जाम्पल देता हूँ, वो आर्टिस्ट है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हु इज़ एन ओपेरा सिंगर, तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो ओपेरा सिंगर है. एन ओपेरा सिंगर हु हैज़ पब्लिश मैथमेटिकल रिसर्च, ओपेरा सिंगर ने मैथमेटिकल रिसर्च पब्लिश की है. एंड ए मैथमेटिशियन हु पब्लिश शॉर्ट स्टोरीज, एक मैथमेटिशियन ने शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की है. तो ये सारे ही ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो इनकम्पैटिबल हैं लोगों की. सो आंसर इसका आ जाएगा सी, क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो आर्टिस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ओपेरा सिंगर है, ओपेरा सिंगर कोई मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा है. तो ये सारियां जो एबिलिटीज़ है वो इनकम्पैटिबल है, इनकम्पैटिबल जो आपस में मैच नहीं करती. सो नेक्स्ट है मेंशन ऑफ डिफरेंट फोकस ऑफ बुक्स अबाउट मैथमेटिक्स. सो इसका जो फोकस है, मेंशन ऑफ डिफरेंट फोकसेस, मतलब डिफरेंट फोकसेस ऑफ बुक्स अबाउट मैथमेटिक्स, मतलब किसी का फोकस कुछ है, किसी का फोकस किसी बुक का कुछ है. सो अगर बी पैराग्राफ में हम ये पढ़ें, सम प्रेजेंट्स देयर लाइव्स द लाइव्स ऑफ कलरफुल मैथमेटिक्स. कुछ ने तो क्या बताया, कलरफुल मैथमेटिक्स बताया, ठीक है. अदर डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, बाकियों ने क्या बताया, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई की जाती है. येट अदर्स गो टू इनटू मैथमेटिकल प्रोसीजर्स, कुछ ने क्या बताए, मैथमेटिकल प्रोसीजर्स बताए. तो दैट मीन्स जो इनकी जो बुक्स हैं सब, मतलब डिफरेंट फोकसेस हैं इनके बुक्स के. मतलब कोई कुछ बता रहा है, कुछ मैथमेटिक्स कलरफुल बता रहा है, मतलब उसकी खूबसूरती को बता रहा है, कुछ उसकी एप्लीकेशंस को बता रहा है, कुछ उसके प्रोसीजर्स को बता रहा है, ठीक है. सो इसका आंसर हो जाएगा बी. ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रीडिंग दिस बुक एंड रीडिंग अदर काइंड्स ऑफ पब्लिकेशन. सो कॉन्ट्रास्ट होता है डिफरेंस. सो इस बुक को पढ़ना और बाकी तरह की पब्लिकेशंस को पढ़ने में कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंट कैसे है. सो इसमें लिखा है यू विल टर्न दीज पेजेस मच मोर स्लोली दैन व्हेन रीडिंग ए नॉवल और ए न्यूज़पेपर. तो इसका में से ये समझ आता है कि आप जब ये बुक पढ़ेंगे ना, दिस बुक को रीड करेंगे, तो आप बहुत ही स्लोली टर्न करेंगे इनके पेजेस को, मतलब आराम से पढ़ेंगे. जैसे आप नॉवल या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ेंगे, मतलब अदर पब्लिकेशन ऑफ बुक से इसका पढ़ने का जो तरीका है वो डिफरेंट है. सो आंसर इसका आ जाएगा ई. सो कॉन्ट्रास्ट हो गया इस बुक को रीड करने का और बाकी बुक को रीड करने का. ए क्लेम दैट द होल ऑफ द बुक इज असेसिबल टू एवरीबॉडी, मतलब ये जो सारी बुक है ये असेसिबल है हर किसी को, मतलब कोई भी इसे पढ़ सकता है. अगर यहाँ पे पढ़ें, ईच ऑफ द 8 चैप्टर इन दिस बुक इलिस्ट्रेट दिस फिनोमेना. तो 8 चैप्टर्स हैं इस बुक के, सब ये फिनोमेना को शो करते हैं. एनीवन कैन अंडरस्टैंड एवरी स्टेप इन द रीजनिंग, हर कोई हर एक स्टेप को पढ़ सकता है, मतलब कोई भी इस पूरी बुक को पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. थिंकिंग इन ईच चैप्टर यूजली एट मोस्ट ओनली एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स यूजेस एट मोस्ट. सो जो इसमें बुक में सिर्फ यूज़ क्या किया जाता है, अर्थमेटिक, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, बेसिक प्लस माइनस होगा. एंड समटाइम्स नॉट इवन दैट, ये भी नहीं है. दस ऑल रीडर्स विल हैव द चांस टू पार्टिसिपेट इन मैथमेटिकल एक्सपीरियंस टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स. सारे रीडर्स को अच्छा लगेगा इसमें, मतलब कोई भी इससे पढ़ सकता है, समझ सकता है. तो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा ए. नेक्स्ट है ए रेफरेंस टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटेंडेड रीडर्स ऑफ दिस बुक. सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रीडर्स, इस बुक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडर्स के बारे में बात की है. तो उसने एफ में लिखा है एज आई रोट आई केप्ट इन माइंड 2 टाइप्स ऑफ रीडर्स. जैसे ही उसने लिखा कि मैंने 2 तरह की रीडर्स को ध्यान में रख के ये बुक लिखी है. दोज हु एंजॉयड मैथमेटिक्स, तो वो जो मैथमेटिक्स एंजॉय करना चाहते हैं, अनटिल दे आर टर्न्ड ऑफ बाय एन अनप्लीजेंट एपिसोड, जब तक वो उनको ख़राब नहीं लगता कुछ.
सो मतलब एक तो एंजॉय करना चाहते हैं. दिस बुक ऑल्सो सर्व्स रीडर हु सिंपली वांट्स टू शार्पन देयर एनालिटिकल स्किल्स. ये उनके लिए भी है ऑल्सो, मतलब उनके लिए भी है ये बुक जो अपने एनालिटिकल स्किल्स को शार्पन करना चाहते हैं. सो इसका मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडर्स के लिए बनाई गई है बुक. सो इसका आंसर हो जाएगा एफ. नेक्स्ट है वन वर्ड ओनली. सो ब्लैंक्स हम सॉल्व करेंगे वन वर्ड ओनली. सो फर्स्ट है सम एरियाज ऑफ बोथ म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स आर सूटेबल फॉर समवन हु इज ए डैश. तो जो कुछ एरियाज हैं चाहे वो म्यूजिक के हों या मैथमेटिक्स के हों वो सूटेबल हैं, मतलब वो ठीक है हर उसके लिए जो एक डैश है. इसमें लिखा है ओकेजनली इन सम डिफिकल्ट म्यूजिकल कंपोजिशंस, कुछ जो मुश्किल कंपोजिशंस होती हैं म्यूजिक की, देयर आर ब्यूटीफुल बट ईजी पार्ट्स. वहाँ में कुछ खूबसूरत बट आसान पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स सो सिंपल अ बिगिनर कुड प्ले देम. वो इतने आसान होते हैं कि कोई बिगिनर भी उनको प्ले कर सकता है. अच्छा, सो इट इज़ विद मैथमेटिक्स एज वेल. तो ऐसा मैथमेटिक्स में भी होता है, मतलब मैथमेटिक्स में भी कुछ है तो टफ है लेकिन कुछ इतने आसान और ब्यूटीफुल पार्ट्स होते हैं जो बिगिनर भी कर सकता है. तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे बिगिनर. तो दोनों ही म्यूजिक और मैथमेटिक्स में कुछ एरियाज हैं जो बिगिनर भी कर सकता है, वो उसके लिए भी सूटेबल है. नेक्स्ट है इट इज़ समटाइम पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एडवांस मैथमेटिक्स यूजिंग नो मोर अनलिमिटेड नॉलेज ऑफ डैश. कई बार पॉसिबल होता है कि समझें एडवांस मैथमेटिक्स यूजिंग नो मोर, मतलब यूज करते हुए नो मोर देन लिमिटेड नॉलेज ऑफ डैश. मतलब किसी चीज़ की लिमिटेड नॉलेज हो ना किसकी, वो हम देखेंगे, उससे भी हम मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं एडवांस मैथमेटिक्स को. तो अगर हम यहाँ पे देखें देर आर सम डिस्कवरीज इन एडवांस मैथमेटिक्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन स्पेशलाइज नॉलेज. कुछ ऐसी डिस्कवरीज हैं एडवांस मैथमेटिक्स में जिसके को समझने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. नॉट इवन अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इनकी भी ज़रूरत नहीं है. इन स्टडीज़ की बजाय दे में इन्वॉल्व एट मोस्ट अ लिटिल अर्थमेटिक. इसमें सिर्फ एक लिटिल अर्थमेटिक की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब प्लस माइनस हो गया ऐसा कुछ, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ इवन ऐसा, एंड सम कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी. इसका मतलब हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो, लिटिल नॉलेज हो अर्थमेटिक की. सो आंसर विल बी अर्थमेटिक. सो राइटर का इंटेंट टू शो, वो शो करना चाहता है कि मैथमेटिक्स रिक्वायर डैश थिंकिंग. उसमें डैश थिंकिंग है एज वेल एज एनालिटिकल स्किल है. सो एनालिटिकल स्किल तो है ही है, उसमें डैश थिंकिंग भी है. सो अगर ये हम पढ़ें as the chapter will illustrate, mathematics is not restricted to analytical and numerical. Intuition plays a significant role. मतलब ये सिर्फ एनालिटिकल न्यूमेरिकल तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है मैथमेटिक्स. इंट्यूशन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो हमारा आंसर आएगा शोज दैट मैथमेटिकल रिक्वायर्स डैश थिंकिंग. सो यहाँ पे लेकिन हम इंट्यूशन नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट्यूटिव थिंकिंग. इंट्यूशन थिंकिंग इसलिए नहीं क्योंकि जो वर्ड है इंट्यूशन ये एक नाउन है, और यहाँ पे हम अगर इंट्यूशन लिख दें थिंकिंग भी नाउन आ जाएगा. सो ये थिंकिंग है, इसके लिए हमें यहाँ पे इसलिए ये वर्ड लिखना पड़ेगा. ये क्या है, एडजेक्टिव है. तो क्योंकि ये एडजेक्टिव है इंट्यूटिव, इंट्यूशन का एडजेक्टिव होता है इंट्यूटिव, तो हम यहाँ पे इंट्यूटिव थिंकिंग लिख सकते हैं, इंट्यूशन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे नाउन यूज़ नहीं कर सकते, एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंट्यूटिव थिंकिंग. ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स के अलावा वहाँ पे इंट्यूटिव थिंकिंग भी रिक्वायर्ड है. ऐसे लिखा था इंट्यूशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल. सिर्फ ये एनालिटिकल और न्यूमेरिकल से तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. सो कुछ बुक्स रिटन बाय डैश had to leave out the mathematics. उनको लीव आउट मतलब छोड़ना पड़ा मैथमेटिक्स दैट इज सेंट्रल टू देयर थ्योरीज, जो उनके थ्योरीज के लिए सेंट्रल था, उनको छोड़ना पड़ा वो मैथमेटिक्स. सो डी पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन जो हमने पहले पढ़ी थी, अदर साइंटिस्ट हैव रिटन बुक्स, बाकी साइंटिस्ट ने बुक्स लिखी हैं टू एक्सप्लेन देयर फील्ड टू नॉन साइंटिस्ट, नॉन साइंटिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी फील्ड को, बट हैव नेसेसरली हैड टू ओमिट द मैथमेटिक्स. मैंने बताया था ओमिट का मतलब हो गया लीव आउट, सो लीव करना. ठीक है, ऑल्दो इट प्रोवाइडेड द फाउंडेशन टू देयर थ्योरीज. फाउंडेशन होता है मतलब कोर या मतलब उनका जो बेस था, सेंट्रल था. सेंट्रल का मतलब सेंटर हो गया, कोर हो गया, कोर का मतलब भी बेस हो गया या सेंटर हो गया. तो हालांकि वो जो थ्योरीज थी उनका सेंटर था, हालांकि फिर भी उन्होंने मैथमेटिक्स को ओमिट कर दिया. ओमिट का मतलब लीव कर दिया. तो वो जो बुक्स थी वो किन्होंने लिखी थी, अदर साइंटिस्ट. सो वन वर्ड है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट.
सो यहाँ पे है द राइटर एडवाइजेज नॉन मैथमेटिकल रीडर्स टू परफॉर्म डैश वाइल रीडिंग। तो जो राइटर है वो सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है नॉन मैथमेटिकल रीडर्स को कि वो परफॉर्म करे डैश व्हेन रीडिंग, वाइल रीडिंग। सो स्टिल नॉन मैथमेटिकल रीडर्स कैन गो फार इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग। तो वो नॉन मैथमेटिकल रीडर है वो फिर भी काफ़ी दूर तक इसको समझ सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। दिस बुक प्रेजेंट्स द डिटेल्स दैट इलस्ट्रेट द मैथमेटिकल स्टाइल ऑफ थिंकिंग। तो ये बुक में मैथमेटिकल स्टाइल ऑफ थिंकिंग की डिटेल दी है, विच इन्वॉल्व्स सस्टेन्ड स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, जिसमें है लगातार स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनसाइट्स हैं, अंदरूनी इंफॉर्मेशन है। यू विल टर्न दीज पेजेस मच मोर स्लोली देन व्हेन रीडिंग ए नॉवल और अ न्यूज़पेपर। आप बड़ी धीरे धीरे इसके पेजेस को टर्न करेंगे न्यूज़पेपर या नॉवल की बजाय। इट मे हेल्प टू हैव अ पेंसिल एंड पेपर रेडी टू चेक क्लेम्स। अच्छा होगा आपके पास अगर पेन और पेंसिल रेडी हो क्लेम्स को चेक करने के लिए। एंड कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए। सो कैरी आउट का मतलब हो गया परफॉर्म, सो इसलिए हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंट्स। A lawyer found that studying dash helped even more than other areas of mathematics in the study of law. लॉयर को पता लगा कि जो स्टडी करना डैश helped even more than other areas of mathematics in the study of law. तो इसका मतलब लॉयर को पता लगा कि डैश जो है उसने हेल्प की, वो डैश पढ़ाई उसने हेल्प की ज़्यादा अदर एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स से। मतलब इनने तो हेल्प की ही, बट इस चीज़ ने इस चीज़ ने ज़्यादा हेल्प की, मोर हेल्प की इस चीज़ ने। ठीक है, अदर एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स मतलब ये भी जो मैथमेटिक्स का ही एरिया है, लेकिन इस एरिया ने बाकी एरियाज से ज़्यादा हेल्प की। तो ये हमने पढ़ा था, आई एट्रीब्यूट मच ऑफ माई सक्सेस हियर देयर टू हैविंग लर्नड थ्रू द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब इन पर्टिकुलर थ्योरम्स हाउ टू एनालाइज कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल्स। तो उसने अपने जो पूरा सक्सेस था ना वो स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स को दे दिया था कि हाँ भाई इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, पूरा श्रेय उसको दे दिया। खास कर किसको दिया, इन पर्टिकुलर मतलब खास कर किसको, थ्योरम्स को। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम्स ने ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि वो ज़्यादातर जो श्रेय है वो थ्योरम्स को दे रहा है, जिसने उसे एनालाइज करने, कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल को एनालाइज करना सिखाया। सो आई होप आपको ये पैसे सारा समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है या डाउट है, आप कमेंट्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं रिप्लाई करूँ, आपकी क्वेश्चंस को, क्वेरीज को क्लियर करूँ। थैंक यू।